क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है उस पेयर को ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट डायमेंशन। जैसे पहले वाले में आप देख लो, वेव नंबर एंड रेडबर्ग कांस्टेंट गिवन है, ये पता लगाना है इनकी डायमेंशन इक्वल है या नहीं। कोई एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे जो पेयर है उनकी डायमेंशन इक्वल नहीं है, वही ऑप्शन हमें पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए पर अगर आकर के हम बात करें तो वेव नंबर और रेडबर्ग कांस्टेंट की बात हो रही है। आई थिंक आप वेव नंबर समझते होगे कि क्या होता है, शायद ना समझते हो तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। ऐसा होता है कि वेव जब होती है तो हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो ग्राफ होता है वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो हो सकता है वो ग्राफ टाइम के साथ प्लॉट किया जाए, या हो सकता है वो ग्राफ पोजीशन के साथ प्लॉट किया जाए। तो अगर ऐसे टाइम के साथ प्लॉट किया और यहाँ पे किसी ने लिख दिया 10, इसका मतलब क्या है कि इसको एक साइकिल पूरा करने में 10 सेकंड लग रहा है। ये मतलब हुआ कि टाइम पीरियड 10 सेकंड है। अब अगर उसको कोई दूसरे प्रकार से पूछ ले कि बताओ 10 सेकंड लगते हैं इसको एक साइकिल में, लेकिन एक सेकंड में कितना साइकिल पूरा करेगा, तो ये 1/10 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यही जो 0.1 सेकंड 0.1 आप कह रहे हो साइकिल पर सेकंड पूरा हो रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही कहानी यहाँ पे भी होती है। एक ग्राफ बनाया आपने एक्स के साथ और यहाँ पे किसी ने लिख दिया, मान लो सपोज करो 0.1 मीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको एक साइकिल पूरा करने में 0.1 मीटर आगे जाना है। तो ये वेव लेंथ है, वेव आपकी 0.1 मीटर आगे जा रही है एक साइकिल में। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि 1 मीटर आगे ये गई है, बताओ कितनी वेव्स बन जाएंगी एक साइकिल में? 0.1, ऐसे एक और साइकिल और 0.1, ऐसे एक और साइकिल और 0.1, ऐसे करते करते आप देखोगे कि 10 साइकिल जब बनाओगे तो 1 मीटर के बराबर आएगा। तो 1 मीटर में नंबर ऑफ साइकिल जो होंगी वो आपका आ जाएगा 10। मतलब यहाँ भी कहानी लगभग ऐसी ही है। यहाँ पर कहानी टी के साथ है, यहाँ एक्स के साथ है। टी का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का रेसिप्रोकल है क्या? इसे ही कहते हैं वेव नंबर। आई होप वेव नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक फार्मूला इमेजिन करो, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। 1/λ = R² 1/m² - 1/n²। यहाँ पे m और n दीज आर प्योर नंबर, इनका तो कोई मीनिंग नहीं है। z ये आपका है एटॉमिक नंबर, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो 1/λ यहाँ से साबित हो गया कि r के बराबर है। 1/λ को लैम्डा बार कह सकते हो, यानी कि वेव नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट दे आर इक्वल, राइट। तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को तो टिक नहीं करना होगा, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे सारे अलग अलग हों। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान से देखिए, ये विस्कोसिटी नहीं लिखा है, ये इलास्टिसिटी लिखा है। तो होता क्या है कि स्ट्रेस नाम की एक चिड़िया होती है, इसमें हम स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है, क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। अब स्ट्रेन के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? स्ट्रेन किसी भी प्रकार की हो, जैसे अगर हम लेंथ वाली स्ट्रेन ले लें तो वो ΔL/L हो जाएगी, एरिया वाली स्ट्रेन ले लें तो वो ΔA/A हो जाएगी। कुल मिला के स्ट्रेन किसी भी प्रकार का हो, सेम प्रकार की जो क्वांटिटीज़ हैं उनका रेशियो है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसलिए ये और ये, यानी कि स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दे हैव सेम डायमेंशन। तो यहाँ पर ये दोनों भी सेम डायमेंशन है। हमें वो पेयर आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे डायमेंशन सेम ना हो। अब यहाँ पे तीसरा है कोरोसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो ये आपके शायद पल्ले कम पड़े, क्योंकि इस पर हम लोग पढ़ाई प्रॉपर करते नहीं हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ याद दिलाना चाहूँगा। कुछ ऐसा ग्राफ होता है, बनाऊँगा तो याद आ जाएगा। ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे लौटता है, फिर ये ऐसे आता है, और फिर इसके बाद में ये ऐसे करके फाइनली इस तरह से कंप्लीट होता है। हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं इसको। कैन यू गेस
ये ग्राफ किसके और किसके बीच में होता है? ये ग्राफ एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ और किसी के हिसाब से हल्का सा अंतर भी आ सकता है। यहाँ पे बी होता है और यहाँ पे एच होता है। अब इसी ग्राफ में ये वाला वर्ड डिफाइन होता है। इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से पूर्वक देखें तो लौट के आते टाइम इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? यहाँ पे H0 है, मतलब आप किसी प्रकार का एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाए हो, स्टिल देख क्या रहे हो कि यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। मतलब मैग्नेट आपका जो है ये ऐसा है कि मैग्नेटाइज हो गया है। आप ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर इमेजिन कर रहे हो जिसमें आप कोई प्रकार की करंट नहीं दे रहे हो, कोई प्रकार का एच नहीं दे रहे हो, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल जो फील्ड है वो रह जा रही है। इसको रिटेंटिविटी कहते हैं। अब आप और अगर बैक आओ तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो, ये वो पॉइंट है जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में एच अप्लाई करना पड़ा है। इसलिए अप्लाई करना पड़ा कि जब आप लौट के आए तो हुआ क्या कि H0 करने के बाद भी B0 नहीं हो पाया, तो उल्टा डायरेक्शन में H अप्लाई करने लगे। आपने सोलेनॉइड में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाई, तब जा करके उसके अंदर जो मटेरियल पड़ा था वो प्रॉपरली डीमैग्नेटाइज हुआ। तो जो H रिक्वायर्ड होता है अंदर जो सोलेनॉइड के मटेरियल पड़ा है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, उसको ही ये जो भी है कोरिसिविटी कहते हैं। तो H ये है कोरिसिविटी। तो इसकी यूनिट किसके बराबर होगी? H के बराबर होगी। ठीक है। और H होता क्या है? H एक प्रकार का B/μ0 ही है। ठीक है। यहाँ पर ये जो H है इसमें जो B आएगा ये वो B है जो इंड्यूस हुई है। नहीं, यहाँ पर एक B है और यहाँ पर भी एक B है। इस H को आप B/μ लिख लो तो कन्फ्यूज़न आएगी, फिर दूर भी हो जाएगी। ये जो B है ये वो B है जो आपने बाहर से अप्लाई किया है। सपोज आप ऐसा एक मटेरियल इमेजिन करो और यहाँ पे कोई फील्ड अप्लाई करो, तो एक B तो आप अप्लाई कर रहे हो और इसी अप्लाइड फील्ड की वजह से इसके अंदर एक B और इंड्यूस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तब जा कर के नेट आएगा। तो यहाँ तो कई प्रकार के B हैं। ये जो B है ये एक्सटर्नल फील्ड बोला जाएगा, वो यहाँ पर लिखा है। और ये जो है वो B है जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से आया है, वो यहाँ लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के वाई एक्सिस डेडिकेटेड है मैग्नेटाइजेशन के पॉइंट से और एक्स एक्सिस डेडिकेटेड है इस बात के लिए कि कितनी फील्ड आप बाहर से लगा रहे हो, एक्सटर्नल फैक्टर है ये। तो यहाँ पे जो आपका H है ये B/μ0 ही है, यही कोरिसिविटी है। और रही बात अब इसकी यूनिट की, तो वो कितनी होगी? थिंक अबाउट दैट। क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें B और μ0 का रेशियो डायरेक्ट निकला है? सोलेनॉइड की ही बात कर लो, B बराबर μ0 Ni होता है। यहाँ से B/μ0 अगर आप निकालो तो ये Ni के बराबर आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं Ni/L। इसको मैंने कैपिटल N/L कर दिया है। अब आप यूनिट समझ जाओगे, इसका एम्पियर/मीटर हो जाएगा। ठीक। तो ये जो कोरिसिविटी है इसका जो यूनिट है वो एम्पियर/मीटर है। नाउ दूसरा मुझे टर्म जो डिस्कस करना है दैट इज मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है? इसके अंदर जब आप बाहर कोई फील्ड लगाते हो तो फील्ड इंड्यूस होती है। फील्ड इंड्यूस होने का मतलब इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट आता है और डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। वो होता है कैपिटल M और उसका फॉर्मूला होता है I/A। राइट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है। तो ये M में अगर हम V से डिवाइड कर दें, V यहाँ पे वॉल्यूम है, तो ये आ जाता है स्मॉल m। इसको कहा जाएगा मैग्नेटाइजेशन। सिंबल पे मत जाइएगा, कहीं कहीं पे उल्टा रहता है, एनसीईआरटी के हिसाब से सिंबल कर देते हैं। स्मॉल m हियर फॉर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो मटेरियल में है एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया तो ये कैपिटल M आ जाएगा। ये मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल m की वैल्यू I/A लिखा मैंने, ये वॉल्यूम किया
और आप वॉल्यूम को ए इंटू क्या कहते हैं एल कर सकते हो। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यू विल रियलाइज कि जो कैपिटल एम है ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, आई डिवाइड बाई एल या एम्पियर डिवाइड बाई मीटर। तो कहीं ना कहीं ये मैग्नेटाइजेशन और कर्सिविटी या एच, ये सब एक ही बात है, ये आइडेंटिकल है डायमेंशन के पॉइंट से। डी ऑप्शन एक ऐसा रह जा रहा है जो रॉन्ग है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये लेटेंट हीट है, जो अगर हम इनकी यूनिट या डायमेंशन की बात करें तो इस पे जो फॉर्मूला आएगा ये Q बाई एम डेल्टा टी होगा, और इस पे जो फॉर्मूला आएगा वो Q बाई एम होगा। यहाँ पे Q बाई एम तो दोनों में कॉमन है, डेल्टा टी की वजह से यहाँ पर L में और S की यूनिट में अंतर आएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर ऐसा एक पेयर है जहाँ पर डायमेंशन अलग अलग है।